हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। आज से हम लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। बाकी 6वीं क्लास की, 7वीं की और 8वीं की इन तीनों क्लास की पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दिया गया है, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको एडिट किया हुआ मिलेगा, ठीक है। एडिट पीडीएफ है ये, तो वहाँ पर जा करके आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो इसमें सबसे पहला है फ्रांसीसी क्रांति। पहला चैप्टर ही है फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। तो अब यहाँ से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो ये हुआ था आपका 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। ये डेट आप ध्यान में रखेंगे, ये पूछ लेता है कभी कभी। तो अब आपको पता है कि जो बीपीएससी है, बीपीएससी वो तो अब क्या कर रहा है कि सीधा पूरा डेट नहीं पूछ रहा है। इस बार भी अगर आप उठा करके देखेंगे पेपर को तो ऐसे ही पूछा है कि जो सत्ता हस्तांतरण करने की बात की गई थी संविधान में, हमारे संविधान में, तो वो भारत को स्वतंत्र करने की बात कब की गई थी। तो इस तरीके से पूछ रहा, फरवरी 1947, जून 1947, इस तरीके से पूछ रहा है। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, दिसंबर या फिर नवंबर या फिर जुलाई, इस तरीके से करके अब वो कर रहा है, बीपीएससी क्वेश्चन बना रहा है। तो इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये ठीक है। अगर आपको ये इतना नहीं पता है कि 14 जुलाई को हुआ था कि कब हुआ था, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि जुलाई, ये 14, ये डेट आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन ये आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। और ये डेट कि जुलाई 1789 को हुआ था फ्रांस की क्रांति, ठीक है। बाकी एक कहानी की तरह इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें आप कुछ भी नहीं है। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशक्त लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। तो अब यहाँ से जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेगा कि बास्तील का किला कहाँ है। तो बास्तील का किला है आपका फ्रांस में। दूसरा आपसे ये पूछ लेगा कि फ्रांसीसी क्रांति में सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या था। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ तो लिख देगा आपसे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक निम्नलिखित में से क्या था, ठीक है। और 3-4 दे देगा फ्रांस का ही उठा करके, किसी म्यूज़ियम का, किसी हॉल का, किसी कह सकते हैं म्यूज़ियम का, किसी महल का, इस तरीके से आप दे सकता है। तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी भवन का उठा करके दे देगा, वहाँ का जो भवन होगा, चर्च को भी दे सकता है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान में रखेंगे कि क्या था। तो वो था बास्तील का किला, बास्तील का किला, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। इस घटना के बाद, अच्छा यहाँ पर था, केंद्र था, इसीलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजाना चाहते हैं। मतलब इतनी घृणा थी कि उन्होंने तोड़ करके भी क्या किया, उसको ले जा करके बाजार में बेच दिया कि लो, हमने इसको तोड़ा है, हम लोगों ने इसको तोड़ा है, इसलिए इसको यादगार बनाने के लिए आप लोग इसको खरीद के रख सकते हो, ठीक है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अधिकांश जनता, इसका मतलब कि वहाँ पर जो आम जनता थी उनकी भोजन का मुख्य स्रोत क्या था, वो था पाव रोटी। पाव रोटी था और इसकी भी कीमत इतनी महंगी हो गई थी तो उनको खरीदना ये क्या था कि मतलब उनके बस में नहीं था कि वो इस चीज़ को भी खरीद के खा सके, अपना पेट भर सके।
ठीक है, तो इसको भी लेकर के लोग विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगी कीमत, तो किसी वस्तु की सेवा की महंगी कीमत कब होती है? जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, तब जा कर के आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब कि मुद्रास्फीति भी उस टाइम पर बहुत हाई रही होगी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। परिणति का मतलब होता है, इसका परिणाम क्या हुआ आगे, कि जो फ्रांस के सम्राट थे उनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? ठीक है, मतलब एकदम से लोग वहाँ पर अचंभव कर गए कि मतलब किसी सम्राट को फांसी कैसे दे दी गई, ऐसा क्यों हुआ और कैसे किया इन्होंने कि फांसी दे दिया। ठीक है, यह है आपका बास्तील का किला, जिसको लोगों ने तोड़ा था। बास्तील ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। अब ये जो कहानी है इसका कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आपको आगे पढ़ने को मिल जाएगा, तो इसको हम बाद में देखेंगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, अब ये कह रहा है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। तो सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। यानी यहाँ पर बात की जा रही है लुई 16वें की। ठीक है, लुई 16वें की, और कह रहा है कि जब ये राज्यारोहण के समय अपना राजकोष देखा तो इसका राजकोष बिल्कुल खाली था। अब ये राजकोष खाली कैसे हुआ था, इसके पीछे भी एक कहानी है। ठीक है, ये राजकोष ऐसे खाली हुआ कि जब लुई 14वां शासक था, लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां जब शासक था तो इसकी साम्राज्यिक महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा थी, ये मतलब साम्राज्य विस्तार इतना ज़्यादा करना चाह रहा था कि बहुत सारे युद्ध किए। ठीक है, साम्राज्यवादी नीति, इसकी साम्राज्यवादी नीति के कारण क्या हुआ कि युद्ध हुआ, कई युद्ध हुए, जिसमें क्या हुआ, खर्च ज़्यादा हुआ और राजकोष खाली हो गया। ठीक है, इसके कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि विश्व पर विजय करने की इसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा थी कि इसको कुछ दिखता नहीं था युद्ध करने के चक्कर में। तो ये इतना युद्ध लड़ा अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, या कह सकते हैं कि विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए, कि पूरा राजकोष ही खाली कर दिया। अब ये बताइए कि जब पूरा राजकोष ही खाली होगा तो बेचारा जो आगे अगला राजा आएगा वो कैसे भर पाएगा एकदम से इसको। इसके लिए क्या करेंगे फिर, जनता का वही है कि जनता का शोषण करने का, उनके पास कोई चीज़ बचेगी नहीं। तो देखते हैं आगे इसके बारे में, इसके कारणों को भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है और हम लोग 1-2 क्वेश्चन को भी देखेंगे मेंस के। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। अब देखिए, अब एक कारण इसमें से योग्य राजकोष खाली क्यों था, तो एक कारण इसमें आप इसको दिखा सकते हैं कि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ। अब देखिए, ये अलग था, मतलब ये दूसरा आप कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले इसमें क्वेश्चन दे करके मेंस में, अगर यही आपसे पूछ ले कि लुई 16वें के जब लुई 16वां राजगद्दी पर आसीन हुआ तो उस समय उसका राजकोष खाली क्यों था। ठीक है, और ऐसे करके कुछ आगे और जोड़ देगा, बना देगा, तो इसमें आप इन कारणों को अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप अच्छे से आंसर को दे ले जाएंगे। तो पहला कारण तो यही था कि लंबे समय तक जो लुई 14वां था वो युद्ध करता रहा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। दूसरा, ये जो विशाल महल था उसका, वर्साय के विशाल महल और राज दरबार के शानो शौकत बनाए रखने के लिए भी फिजूल खर्ची करता था, तो इसमें भी ज़्यादा खर्च होते थे। तो एक कारण आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। तो अब देखिए, अब जब सहायता कर रहा है ये, तो जाहिर सी बात है सहायता किससे होगा, सेना से, पैसे से। अब जो उसका सेना रहेगा उसको भी तो वेतन वगैरह होगा, उसके भी तो खर्चे पानी होंगे, फिर हथियार का अलग खर्चा, ड्रेस का उनका अलग खर्चा। तो इन सब चीज़ों से भी कह सकते हैं कि राजकोष पर प्रभाव पड़ा था। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। अब ये देखिए, लिब्रे क्या थी, करेंसी थी,
ठीक है। जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ बढ़ चढ़ा हुआ था, यानी पहले से कर्जे में तो दबा ही था, इन सब कारणों से और भी कर्जे में वो दब गया। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब जब कर्जा ही बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो कर्जा चुकाने के लिए तो वो होगा ही, ठीक है, उसकी लायबिलिटी तो होगी ही, वो तो देगा ही जब कर्ज लिया है तो, ठीक है। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। अब इसके पास कोई इनकम का स्रोत ही नहीं रह जाएगा तो जाहिर सी बात है करों में वृद्धि करेगा। और किससे ज़्यादा कर वसूलेगा, अभी उसको भी देखते हैं। सेम हिस्ट्री ही है यहाँ भी, बिल्कुल जो आपने पढ़ा होगा, जो विद्रोह हुए थे, टैक्स को बढ़ाना, किसानों का शोषण करना, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। अभी इसको भी हम देखते हैं। पर यह कदम भी ना काफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था, यानी 3 स्टेट, जैसे हमारे वर्ण होते थे ना, जैसे कि वैदिक काल में आप देखे होंगे, उत्तर वैदिक काल में खास करके, कि कौन थे, पहले तो ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। तो उसी तरीके से यहाँ भी बता रहा है कि 3 स्टेट में समाज बटा हुआ था। तो स्टेट का मतलब यहाँ पर स्टेटस का मतलब होता था वर्ण, ठीक है, इसको समझिएगा, ठीक है, इसका मतलब वर्ण। और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण कर अदा करते थे। इसका मतलब कि जैसे वहाँ पर क्या था कि ब्राह्मण में तो कोई टैक्स वैक्स लेता नहीं था, और सबसे ज़्यादा जो शोषण करते थे वो किसानों का करते थे, शूद्रों का करते थे। तो ठीक उसी प्रकार से जो बड़े बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, किसान थे, कारीगर थे, यहाँ पर भी, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये तीसरे स्टेट में आते थे, अभी इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण, यानी तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो क्या थे, जनसाधारण, यानी आम जनता थी, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं स्टेट को। ये देखिए, प्रथम स्टेट में कौन आते थे, पादरी वर्ग, एक तरह से समझिए ब्राह्मण। आप लोग समझिएगा मत, मतलब मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में क्या था, ब्राह्मण ही थे जो कि बिल्कुल कर नहीं देते थे। तो ये लोग भी बिल्कुल भी कर नहीं देते, उल्टा ही ये कर लगाते थे, ठीक है। द्वितीय स्टेट, ये कुलीन वर्ग आते थे, ठीक है, ये भी ज़्यादा कर नहीं देते थे, ये क्या करते थे, उल्टा ये भी कर लगाते थे। अब तीसरे स्टेट की बात करते हैं, तो इसमें बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी थे, वकील थे, किसान कारीगर थे, छोटे किसान थे, भूमिहीन मजदूर नौकर, ये सारे थे। और इन्हीं सारों से क्या करते थे, कर को लेते थे, और कर का बोझ दिन पर दिन बढ़ाते जाते थे। इससे ये लोग परेशान हो गए। तो ये जो वकील थे और ये अदालती जो कर्मचारी थे, बड़े व्यवसायी थे, तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया घूम रहे थे, इनको नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये लोग अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिए, और इनसे ये बातें यहाँ तक पहुँची, यहाँ से ये बातें यहाँ तक पहुँची, तो इन्होंने भी क्या किया कि विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते आते हैं, ठीक है। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। ये छोड़ दीजिए, ये चित्र यहाँ पर जो बता रहा है कि इसमें दिया गया है, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। अब देखिए, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी, यानी 90% किसान तो थे, लेकिन जो इन जमीनों के मालिक थे उन किसानों की संख्या बहुत ही कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। अब बताइए कि लगभग 60% जमीन पर कि कौन थे, ये कुलीन वर्ग के लोग थे, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी तीसरे स्टेट में भी जो कुछ बहुत ज़्यादा अमीर थे, केवल उन्हीं लोगों का इस पर अधिकार था, बाकी ऐसे ही बेचारे काम करते थे। प्रथम 2 स्टेटस कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इसका मतलब कि जो पादरी थे, ये किस में आ रहे हैं, पादरी ये आ रहे हैं प्रथम वर्ग में, और कुलीन किस में आते थे, दूसरे वर्ग में। तो ऐसा कहा जाता था कि इनको जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कहा गया था, किसमें, उत्तर वैदिक काल में, कि ये तो ब्राह्मण जन्म से ही इसके इनको शक्तियाँ मिली हुई हैं, ये जन्म से ही इनको ये अधिकार प्राप्त है। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बच्चा ब्राह्मण ही होगा, और कोई शूद्र, वैश्य या
कौन था? क्षत्रिय। क्षत्रिय, शुद्ध वैश्य, इनमें से कोई भी ब्राह्मण की जगह नहीं ले सकता, इस तरीके की चीज़ें थी। तो यहाँ पर भी वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अब इन विशेषाधिकारों में भी देखते हैं। तो कह रहा है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। इसका मतलब कि ये जो 2 वर्ग थे, ये राज्य को कोई कर नहीं देते थे, राज्य इनको कर मुक्त किया हुआ था। ठीक है, राज्य इन पे कोई टैक्स नहीं लगाता था, ये बिल्कुल इनके लिए फ्री था टैक्स। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। अब देखिए, जो कुलीन वर्ग थे उनको सामंती विशेषाधिकार भी दे दिया था। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। अब देखिए, अब जो ये कुलीन वर्ग थे जिनको सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे, वो क्या करते थे कि किसानों से कुछ भी करवा सकते थे जैसे, और किसान बेचारे इसके लिए बाध्य होते थे, वो मना नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए। वो कहते थे किसानों से कि देखो, तुम आज आ करके हमारे खेतों में काम करोगे, हमारे घर को साफ करोगे, या हम सड़क बनवा रहे हैं, ठीक है, रोड बनवा रहे हैं, तो वहाँ पर आप आकर के काम करो। तो ये इनकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, 2 वक्त की रोटी मिले या ना मिले, लेकिन इनको काम करने जाना ज़रूरी था। ये इनके लिए अनिवार्य था, एक तरीके से बाध्य था, इनको जाना ही जाना था। ठीक है, तो यही कह रहा है यहाँ पर कि इनके लिए ये बाध्य था। तो आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट बना देगा कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस दौरान जो कुलीन वर्ग थे, वे किसानों को, जो आम किसान थे, उनको बुला करके अपने घरों का काम या खेतों का काम करवा सकते थे, लेकिन किसान इसके लिए बाध्य नहीं थे। तो ध्यान दीजिएगा, किसान इसके लिए बाध्य थे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि घर का काम है तो वो बाध्य क्यों होंगे। आप सोचेंगे कि हाँ, खेत का काम हो सकता है, क्या पता मजदूरी पहले से लिए हो तो खेत का काम कर सकते हैं, लेकिन घर का काम करने के लिए बाध्य क्यों होंगे। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा, मतलब कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा थिंकिंग लगा करके आप क्वेश्चन को गलत कर ले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेचारे बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। देखिए, अब यहाँ पर चर्च भी कम नहीं था, जो चर्च के पादरी थे वो भी कम नहीं थे, ये भी उनका शोषण करते थे और एक धार्मिक कर लगाते थे जिसको कहते थे टाइद। ध्यान रखिएगा, टाइद। ठीक है, ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इसका मतलब कि सरकार अलग से कर लेती थी, सामंती अलग से कर लेते थे, ठीक है, और ये अलग से कर लेते थे। सामंत तो वही आ गए, सरकार के पार्ट में ही आ गया, क्योंकि सरकार ही उनको विशेष अधिकार देगा भाई कि हाँ ठीक है, आप सामंती का पद ले लो और जाओ अपने हिसाब से वसूलो, तो वो तो सरकार में ही आ गया। ठीक है, तो एक तरफ सरकार भी लगा रही है और दूसरी तरफ ये पादरी भी कम नहीं है, पादरी भी उन पर धार्मिक कर लगा रहे हैं जिसको कहते हैं टाइद। तो ये शब्दावली आप ध्यान में रखेंगे। और जो सरकार को कर चुकाना पड़ता था उसको कहते थे टाइल, टाइल। तो अब देखिए, यहाँ पर आपका ये क्या करेगा ना, यूपीएससी, खास करके यूपीएससी, वो क्या करेगा कि यहाँ पर कर देगा क्वेश्चन में आपसे, जैसे कि क्वेश्चन बनाएगा और कर देगा कि किसानों से करों का एक हिस्सा चर्च द्वारा किसानों से करों के रूप में वसूले जाने वाले शुल्क को नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आपका बनेगा कि यहाँ पर दे देगा पहले शब्दावली टाइद, टाइद, और कर देगा यह वह कर था, वह कर था जो किसानों से सरकार वसूलती थी, सरकार वसूलती थी। ठीक है, वसूलती थी। दूसरा कर देगा इसमें, ये पहला स्टेटमेंट हो गया आपका। दूसरा कर देगा कि टाइल यह वह कर था जिसको तीसरे स्टेट से पादरियों द्वारा
वसूला जाता था। ठीक है, ऐसे कर देगा। फिर आपका बना देगा केवल एक, ए, बी केवल दो, सी बना देगा दोनों, और डी बना देगा कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है कि जो टाइद है, टाइद, इसको कौन वसूलते थे? इसको वसूलते थे पादरी। ठीक है, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए, ऐसे कर देगा आपसे। तो सही बताना है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टाइद जो है वो पादरी लगाते थे, और जो टाइल था, टाइल, इसको कौन लगाता था? सरकार लगाती थी, सरकार, जो कि यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। अगर आपसे यही पूछे असत्य बताइए, अगर आपसे असत्य पूछे तो फिर क्या होगा? आंसर होगा सी, दोनों, क्योंकि दोनों ही आपका असत्य है। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और बना सकता है। ये क्वेश्चन बनाएगा कि पहला स्टेटमेंट दे देगा, वैसे कर देगा कि जो ताइद था, ताइद, ताइद एक प्रकार का सामान्य कर था जिसको सरकार वसूलती थी। ठीक है, दूसरा कर देगा कि टाइल एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसको पादरी वसूल करते थे। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, और डी कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये कह रहा है कि ताइद एक प्रकार का सामान्य कर था जिसको सरकार वसूलती थी। तो गलत है, क्योंकि ये सामान्य कर नहीं था, ये था धार्मिक कर, और इसको सरकार नहीं, कौन वसूलता था? पादरी वसूलती थी, पादरी। और यहाँ पर हो गया, ये था धार्मिक कर। ठीक है, और यहाँ पर टाइल एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसको पादरी वसूल करते थे, तो नहीं, यहाँ पर कौन वसूल करता था? सरकार। और जो ये टाइल था, ये क्या था? ये सामान्य कर था, सामान्य कर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आपने बारीकी से नहीं पढ़ा, चीज़ों को बारीकी से आपने नहीं समझा, तो बिल्कुल भी आप इसको समझ नहीं पाएंगे। और क्वेश्चन बना करके आप प्रैक्टिस किया कीजिए। और यहाँ पर अभी मैं 3-4 क्वेश्चन इससे बना सकती हूँ, ठीक है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप लोग इसको बना करके खुद ही वो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, इससे आप भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे, और जब रटेंगे तो भूल जाएंगे। समझ के पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे, रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा था सही कथन, तो सही इसमें से कोई नहीं था, तो आंसर हो गया आपका डी। और यही आपसे पूछता असत्य करता, तो आपका आंसर होता सी, दोनों। तो सत्य असत्य का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बस इतना ही लिखेंगे साइड में, जैसे यहाँ लिख देंगे आप कि ताइद क्या था? धार्मिक कर कौन वसूलता था? पादरी। ठीक है, बस। फिर यहाँ पर लिख देंगे टाइल क्या था? ये था सामान्य कर। कौन वसूलता था? ये सरकार वसूलती थी, सरकार। बस इतना ही आप अपने नोट्सों में नोट डाउन करेंगे, बाकी आप छोड़ देंगे। कहानी की तरह एक बार आप इसको पढ़ लेंगे। आगे दिया है कि इन करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार
राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। तो अब यहाँ से एक एक पॉइंट्स आप और ऐड कर लेंगे इसमें कि जो ताइद था, ताइद जो पादरी वसूलता था, ये क्या था, ये प्रत्यक्ष कर था। बाकी क्या था आपका, बाकी अप्रत्यक्ष था। तो ध्यान देंगे केवल ताइद ही था जो कि प्रत्यक्ष कर था, बाकी सारे कैसे थे, अप्रत्यक्ष थे। और ये जो नमक, तंबाकू, ये सब चीज़ें थी, इनमें सब में ये सब अप्रत्यक्ष कर थे जिनको जनता पे करती थी। इससे क्या होता था कि इस पर उनका और भी बोझ बढ़ जाता था। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर नए शब्द क्या दिया है, यहाँ पर दिया है लिब्रे। तो लिब्रे क्या होता था, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्ति कर दिया गया। तो ये लिब्रे आपसे शब्दावली भी आपको पता ही है, उठाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से लिब्रे का संबंध है। लिब्रे जैसे कि इस बार पूछा था हो, कु, ऐसे करके कुछ था ना, जैसे कि हो था, इस बार ही पूछा था 22 में हो, कु। इसमें पूछ लिया था कि क्या थे। एक तो पूछा था कि ये स्थल थे यानी साइट्स थे। फिर आपसे पूछ लिया था कि ये बंदरगाह थे, बंदरगाह थे। फिर आपसे पूछा था कि ये भाषा था। और चौथा कुछ भी कर लीजिए आप, जैसे कि कर लीजिए, कर था। तो जो हो कु था, तो इसमें से देख के आपको लगेगा कि भाषा तो हो ही नहीं सकता, इन्हीं दोनों में से कुछ हो सकता है, कर भी नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या था, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, ये था भाषा। और ये जनजाति समुदाय की भाषा थी, जनजाति समुदाय की भाषा थी ये। ठीक है, ये राजस्थानी भाषा थी। ठीक, इसको कु नहीं कुई बोलते थे, कुई। ये लोग कुई को मतलब क्या, कुआं को कुई बोलते थे, कुआं को। ठीक है, तो ये कुआं को कुई बोलते थे। तो ये भाषा थी। तो इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि लिब्रे क्या था, एक प्रकार का कर था, या एक भाषा था, या बंदरगाह था, या आपसे कह देगा बंदरगाह तो नहीं, स्थल था, भाषा था, कर था, या मुद्रा था, मुद्रा। तो लिब्रे क्या था, मुद्रा था। ठीक है, तो इसका आप ध्यान में रखेंगे इस शब्दावली को। फिर आगे आपका स्टेटस क्या था, स्टेट्स या स्टेटस, तो मैंने आपको बता दिया, वर्ग था या श्रेणी कह सकते हैं उसको। पादरी वर्ग, ये चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति का समूह होता था। ताइद क्या था, तो चर्च द्वारा वसूला गया कर था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ध्यान देंगे जो ताइद था, ताइद ये चर्च द्वारा वसूला जाता था। और ये पता है कि मतलब कितना लगाता था, तो कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर वसूलता था। देखिए कितना, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कृषि का कर ही समझिए, एक तरीके से ये खुद वसूल करता था। टाइल सीधा राज्य को अदा किया जाने वाला कर था, टाइल सीधा राज्य को करते थे। तो ध्यान देंगे टाइल में और ताइद में कंफ्यूज नहीं होना है, टाइल और ताइद। फिर से कर दीजिए टाइल। एक थोड़ा सा आप ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है ताइद, तो यहाँ पर द है ना इसमें, तो थोड़ा सा कर लेंगे आपकी पादरी। तो ये पादरी वसूलते थे ताइद, और ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, और ये प्रत्यक्ष कर था। दूसरा यहाँ पर टाइल है, तो यहाँ पर जो ल है, यहाँ पर लुई क्या था, सरकार उसी की थी ना, लुई सम्राट उस टाइम पर लुई ही था। तो आप ये ध्यान में मत रखिएगा कि 14वां था, 15वां था, कि कौन से नंबर का 16वां था। बस इतना ध्यान रखिएगा कि लुई उस टाइम पे सम्राट था, तो इसका मतलब कि सरकार भी वही होगा, तो वो वसूलता था। तो ये जो दो शब्द हैं छोटे छोटे, इससे आप करके कंफ्यूज नहीं होंगे, और अब इसको आप आसानी से याद कर लेंगे। थोड़ा सा बात आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया कि ताइद और टाइल किसके द्वारा वसूला जाता था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में आपको उलझा देगा। तो जो धार्मिक कर था वो प्रत्यक्ष था, और बाकी सारे कर कैसे थे, अप्रत्यक्ष थे। तो इन चार शब्दों को आपको एकदम पकड़ के चलना है, और आपका जो स्टेटमेंट बनेगा यहीं से बनेगा, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एग्जामिनर के पास ऑप्शन हैं, ठीक है, एग्जामिनर नहीं आयोग के पास। तो इसको एक बार आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये नहीं कि यहाँ पढ़ लिया तो याद हो गया। बस शॉर्ट नोट्स बनानी है, इसका मुश्किल से एक पेज में भी नहीं आएगा, इसमें से जितना हमको निकालना है एक पेज में भी कवर नहीं होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से एक पेज पे लिख करके बढ़िया से उसको 2-3 बार देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर दिखाया क्या है कि उस टाइम पे कैसे बेचारे, देखिए ये ला करके कैसे यहाँ पर दे रहा है, ये देखिए पोटरी ला करके दे रहा है। तो ये इस टाइम पर दयनीय स्थिति को दिखाई गई है। यहाँ पर कह रहा है कि बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार यानी इसकी बात कर रहा है, इसकी
मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। यानी इसकी नज़रें कहाँ पर है? इसके सामानों पर है। जल्दी से यहाँ डाले, रखे और निकल जाए। अब है जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर कितनी हो गई? 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। वही बात है मुद्रास्फीति। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। यानी मजदूरी भी इनके हाथ में बेचारे के तय करने के लिए इनको भी किस पे रहना पड़ता था कि जो वो होते थे उनके मालिक वही तय करते थे, और जो तय करते थे वही उनको लेकर के संतोष करना पड़ता था। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। इसका मतलब कि मजदूरी क्या थी? स्थिर थी। यानी जितना उन्होंने तय कर दिया उसके बाद से पाव रोटी की कीमत बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी था कि यदि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, सेम यही क्वेश्चन था, मुझे हालांकि याद नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, इकोनॉमी में ही पूछा गया था। तो क्या असर पड़ेगा, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो जब अच्छा मजदूरी और मूल्य को लेकर के था कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ठीक है, याद आ गया, मुद्रास्फीति बढ़ रही है और आपकी मजदूरी भी बढ़ रही है, श्रमिक की मजदूरी भी बढ़ रही है, तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, बराबर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कीमत बढ़ रहा है उस हिसाब से मजदूरी भी बढ़ रही है। तो यानी ये खरीद सकता है वस्तुओं को। तो यही पूछा था, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर, यही था उसका आंसर। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि एक तो वस्तु सेवा की मांग बढ़ रही है, ठीक है, और कीमतें भी बढ़ रही है, क्योंकि मांग बढ़ेगी जब भी तो कीमत बढ़ेगी। डिमांड ज़्यादा है, आपूर्ति कम है, तो क्या है कि यहाँ पर मांग बढ़ रही है लोगों की, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये क्या कर रहे हैं कि जो मजदूरी है बेचारे गरीबों की, उनका फिक्स है, यानी 10 रुपये कर दिए तो 10 रुपये रखे हैं, सामान भले ही आपका कितने के हो जाओ, 100 रुपये का, उनसे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो पाव रोटी खरीद पाएँ या ना खरीद पाएँ। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। अब जाहिर सी बात है, चौड़ी तो होगी ही। यहाँ पे स्थितियां तब और बदतर हो जाती हैं जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। जाहिर सी बात है, अब उनके पास कोई एक तरीके से उत्पादन, एक तरीके से कह सकते हैं उनका खेत भी नष्ट हो गया, जो थोड़ा बहुत आसरा था वो भी उनका समाप्त हो गया इस टाइम पे। और यहाँ पर ये कह रहा अमीर गरीब की खाई, तो मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमी से मुद्रास्फीति के को लेकर के, तो इसमें भी मुद्रास्फीति के कारण में आप इसको डाल सकते हैं परिणाम में, कि परिणाम क्या होगा यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है अमीर गरीब की खाई चौड़ी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स को निकालने हैं। एनसीईआरटी आपका ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी आप हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो केवल हिस्ट्री में ही यूज होगा, ऐसा नहीं है। ये आप बस आपको यूज करना आना चाहिए, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। स्थितियाँ तब और बदतर हो गई। अच्छा, ये तो हो गया आपका कि सूखे ओले पड़ गए। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। अब यहाँ पर शब्द देखते हैं, जीविका संकट, इसका मतलब क्या होता है ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। यानी न्यूनतम साधन भी अब उनके पास नहीं बच रहा है, उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा, जैसे कि सूखा ओला। ये साले हालांकि है तो प्राकृतिक घटना ही, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो न्यूनतम साधन उनके पास है, यानी कि खेत, वो भी नहीं बच रहा बेचारे का। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं है, अनाम या अनामिका, इसका मतलब यही होता है। ये जीविका के संकट है, खराब फसल, ये सब ऐसे दिखाया गया है कि क्या होगा। ये जो ब्लैंक दिया है इसमें आपको फिल करना है क्या क्या इसमें भरेंगे आप। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। अब देखिए, पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, ठीक है। यानी जब अकाल पड़ा था, कर बढ़ा रहे थे ये, अकाल के बावजूद भी इनको कोई छूट नहीं मिल रही थी, तो इनका विद्रोह तो मतलब हो ही चुका था। परंतु उसके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। यानी उनके पास कोई साधन या कार्यक्रम नहीं था कि वो इस आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनमें बदलाव कर सके। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। अब जाहिर सी बात है, जब वे शिक्षित वर्ग के संपर्क में आएंगे तो जो शिक्षित लोग होंगे उन्हीं को पता होगा कि उनके अधिकार क्या हैं, ठीक है, उनके अधिकार क्या हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं।
ठीक है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरतें क्या क्या हैं, बुनियादी ज़रूरतें, ठीक है, जो कि प्रकृति काफ़ी हद तक पूरी करती इन चीज़ों को, उस पर भी इनका हक नहीं रहा था। तो जब ये इनके विचार इनके संपर्क में आए, तब जा कर के और ज़्यादा मतलब कह सकते हैं व्यापक स्तर पर क्या हुआ, विद्रोह हुआ। ठीक है, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। यानी जो पढ़े लिखे लोग थे ये कहते थे कि ये क्या मतलब है कि जो पादरी हैं उनको जन्म से ही अधिकार है, इसका क्या मतलब होगा, जन्म से कोई अधिकार नहीं, कर्म से अधिकार तय करो, इनका कहना ये था। ठीक है, और इन्हीं के कारण क्या हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग थे इन्होंने क्या किया कि जो जो इनके संपर्क में आए उनको उनके विशेषाधिकारों के बारे में समझाया, विशेषाधिकार उनके क्या क्या हैं इनके बारे में ये बताया। फिर जब लोग अपना विशेषाधिकार समझ गए तो वो जगह जगह पर क्या करने लग गए, थोड़ा थोड़ा करके विद्रोह करने लगे, क्योंकि उनमें क्या हुआ, असंतोष फैल गया। ठीक है, असंतोष, ठीक है, असंतोष फैल गया। फिर इससे क्या हुआ कि इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ उन्होंने बैठकें की कि भाई एक काम करो कि इनको बैठकें करते हैं, बैठकें किया, फिर भी वहाँ पर भी इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तत्पश्चात जा करके क्या हुआ, आपका फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो ऐसे हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, यानी कर्म, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जया जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। यानी ये दार्शनिक थे और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इस फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है, तो इनका आप नाम याद कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में ये आपका काम आएगा। जॉन लॉक, जया जॉक रूसो, ये दार्शनिक थे। अपने टू टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। तो ध्यान देंगे, ये टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है, तो ये है लॉक की, जॉन लॉक की। और इन्होंने क्या किया इस किताब में, उन्होंने बोला है कि जो राजा के दैवी और निरंकुश अधिकार हैं, ये जो अधिकार के सिद्धांत हैं, इनका खंडन किया जाना चाहिए। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। यानी रूसो ने भी क्या किया, इनके इसी विचार को आगे बढ़ाया। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। तो सत्ता विभाजन की बात किसने कही, ये शायद पॉलिटी में आपको सर ने पढ़ा दिया होगा, पॉलिटी में भी ये बुक का नाम आया हुआ है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो ध्यान देंगे किसकी पुस्तक है, ये है मॉन्टेस्क्यू की। हालांकि यहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात आ गई है, तो मे भी ये क्वेश्चन आपसे बन जाए कि जो द स्पिरिट ऑफ द लॉज है ये किसकी रचना है, तो ये है मॉन्टेस्क्यू की। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। यानी किसकी, तो ये जो हैं तीनों, सत्ता विभाजन तीनों के बीच में कह रहा है, इसी प्रकार की वहाँ पर सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे क्या था, जनता में बातें बताती थी। फिर पुस्तक, अखबार, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो इसके माध्यम से क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सके। तो ये पहले के ज़माने में ऐसा होता था। अब तो क्या है कि मोबाइल है, खुद लोग पढ़ के खुद ही सुन के देख के बैठ जाते हैं। पहले क्या था कि एक न्यूज़पेपर लेते थे, जैसे हमारे दादा वगैरह भी होते थे, ऐसे ही करते थे कि एक न्यूज़पेपर लेते थे और जितने भी मोहल्ले के बूढ़े लोग रहते थे सब इकट्ठा हो जाते थे और बढ़िया से उस पेपर को पढ़ते थे और डिस्कस करते थे। इसी समय लुई 15वें द्वारा
सॉरी 16वां है। लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। यानी एक तो क्या था, ये ऊपर हमने कारण देखा कि ये कर क्यों लगाएगा, लुई जो 16वां है ये कर क्यों लगाएगा, क्योंकि राजकोष खाली था जब इसका राज्यारोहण हुआ था। तो राजकोष खाली था तो उसने क्या किया कि अपने अधिकारियों से बोला होगा कि एक काम करो कि जो जनता है, जो तीसरे स्टेट के लोग हैं, व्यापारी, वकील, न्यायालय के अधिकारी, इन सबों के ऊपर क्या करो, टैक्स लगाओ, क्योंकि राजकोष खाली है, हमें राजकोष में पैसे चाहिए। तो ये बात बाहर फैली होगी। तो अब इनमें जो क्या है कि एक तरीके से कह सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इनको बता दिया था इनके विशेषाधिकार के बारे में कि जो ये सरकार हमसे टैक्स ले रही है, जो पादरी हम पे टैक्स लगा रहा है, ये उनका जन्म से विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है, तो आप लोग मत दो। तो इसको लेकर के फिर से क्या हुआ कि इसके विरुद्ध जो है जनता में गुस्सा भड़क उठा। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डांटन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। ये कुछ भी नहीं है, बस लिखा गया है ऐसे ही, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो काम की चीज़ें थी हमने ऊपर पढ़ लिया, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि पूछा गया था आपसे कि PYQ है ये, मेंस का पूछा गया था कि फ्रांसीसी क्रांति जैसी सर्वसमावेशी, इसका मतलब सभी की भागीदारी, जैसी कोई भी घटना कभी बौद्धिक शून्य में नहीं घटती। यानी ये कह रहा है ये कि फ्रांसीसी जैसे कोई भी सर्वसमावेशी घटना में से कोई भी घटना है, जैसे कोई भी विद्रोह का कारण ऐसे ही बिना किसी बौद्धिक, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिना इनके बताए हुए लोगों को, बिना उनके विशेषाधिकारों के बारे में अनुभव कराए बिना ये चीज़ नहीं घटता है। यानी जब बौद्धिक शून्यता ही होगी, उनमें सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होगी, वो अपने अधिकारों को जानेंगे ही नहीं। बौद्धिक शून्य का मतलब जीरो, कि वो अपने अधिकारों के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो भला जब वो अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे ही नहीं, तो जिस तरीके से एक भेड़ है, अगर यहाँ पर कुआं है और यहाँ पर भेड़ है, एक भेड़ अगर जा करके कुएं में गिर रहा है तो सारे भेड़ जा करके कुएं में गिरेंगे, ठीक है। तो यहीं पर कह रहा है कि यहाँ पर जो बौद्धिक शून्य की स्थिति की बात यही कर रहे हैं यहाँ पर कि ये बिल्कुल अपने अधिकारों के बारे में जब जानेंगे ही नहीं तो भला विद्रोह क्यों करेंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण था। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे जो कि ये क्रांति हुई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये बौद्धिक शून्यता की स्थिति में ये घटना घटेगी। तो कारण हम लोगों ने देखा था, किसका था, दार्शनिकों का, ठीक है। वकीलों का भी था, ये भी आप आगे देखेंगे, जो वकील थे उनका भी था, दार्शनिक का भी था। तो दार्शनिक में आप नाम डाल सकते हैं, जब हम नाम हमने देखा था कौन कौन थे, तो बाकायदा के बुक का भी आप नाम डाल सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ ही हमने देखा ना, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसको आप डाल सकते हैं, किसका था, मॉन्टेस्क्यू का था। फिर आप रूसो के उसको डाल सकते हैं, रूसो के विचार को डाल सकते हैं, उनके बुक का आप नाम डाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर जॉन लॉक ने क्या कहा, इसके इनको बारे में इनके उसका बता सकते हैं आप कि इन्होंने क्या कहा था अपने बुक में, ठीक है। फिर यहाँ पर है कि जो वकील और पेशेवर लोग थे वे पढ़े लिखे थे। फिर ये बताएं कि जो ये विशेषाधिकार होते हैं ये जन्म से नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कर्म से होते हैं, जन्म से नहीं होते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, इनको अगर आप अपने आंसर में कोट करते हो, इनके बुक को अगर आपको, चलो 2 बुक नहीं याद है, एक ही बुक याद है, लेकिन दार्शनिक के नाम याद है आपको, तो भी आपका काम चल जाएगा काफ़ी अच्छे से। यहाँ पर जो सर बोलते हैं ना आपको कि अमूर्त आंसर मत दो आप, तो एक बुक डालिए, आराम से उसको कर दीजिए। फिर वकील वगैरह डालिए कि हाँ तीसरे स्टेट्स में जो थे वो वकील थे, अधिकारी थे,
तो उनको वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने जनता को मतलब उनके अधिकारों के बारे में बताना स्टार्ट किया। जनता ने अपने अधिकारों को समझा। फिर उन्होंने क्या किया, उनमें असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई। वो अपने अधिकारों के खिलाफ विद्रोह क्या किए, विद्रोह पर उतर आए। वो अपने अधिकार मांगने लग गए और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फ्रांसीसी की क्रांति हुई। तो इस तरीके से करके आप बता सकते हैं। इसमें बस यही पूछा है कि इसमें भागीदारी किसकी थी, क्योंकि ये बौद्धिक शून्यता की स्थिति में नहीं होगा। तो यही भागीदारी आपको बतानी थी, जिसमें कि दार्शनिक थे, वकील थे और फिर आपके पेशेवर वगैरह जो थे, व्यापारी भी थे इसमें, कि व्यापारी भी व्यापार करते थे, वो भी इतने वो नहीं थे, उनमें भी सोचने समझने की क्षमता थी। वो भी आकर के बातों को लोगों को बताते थे अखबारों के माध्यम से। तो ये सारे माध्यम को आप वहाँ पर बता सकते हैं और इसी को बताते हुए आप अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। तो ये हम दूसरे चैप्टर को कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।